प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से अभिनंदन। मैं आपके हित के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आपको जो भी रिसर्च क्वेश्चन देती हूँ, आप आए हुए विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को देखिए और उससे प्रश्न का मिलान करिए कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ जो क्वेश्चन है वो वहाँ से आता है कि नहीं आता है। कुछ बच्चे इसमें ऑफलाइन भी क्लास किए होंगे और कुछ ऑनलाइन भी क्लास किए होंगे। आप सभी क्लास तो किए होंगे, लेकिन हम आपको उस तरह से क्वेश्चन देते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूरी तरह से आने की संभावना होती है। हम चाहते हैं कि आप लोग कम समय में सेलेक्टेड चीज़ें पढ़कर सफल हो जाइए। इसीलिए ये मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को रिसर्च क्वेश्चन देते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं यूपी पुलिस हिंदी रिसर्च क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, विराम। विराम का मतलब भी होता है ठहराव या रुकना। ठहराव या रुकना, ठीक है, रुकना। रुकना, ठीक है। यहाँ से देखिए, कामता प्रशांत के अकॉर्डिंग विराम चिन्ह की संख्या 20 होती है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। अब हमको यहीं से प्रश्न का फॉर्मेट कराते हुए चलते हैं। विराम चिन्ह, विराम का मतलब होता है ठहराव और पूछता है कभी कभी कि कामता प्रसाद के अकॉर्डिंग विराम चिन्ह की संख्या कितनी है, तो 20। यहाँ से दो क्वेश्चन फॉर्मेट हो गए। क्वेश्चन इसी तरह आता है। आपको टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते रहेंगे। अल्प विराम देखिए, अल्प विराम ये है कि जब समान अधिकरण, मतलब कोई भी अगर हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं और बीच बीच में अल्प विराम आता रहता है। ये है अल्प विराम। जैसे मान लीजिए अल्प विराम में परंतु, किंतु, कुछ देख लीजिए शब्द है परंतु, किंतु। अगर इस तरह के शब्द के पहले इस तरह के शब्द के पहले अल्प विराम होता है, ठीक है। फिर आप देख लीजिए, इसके जैसे उदाहरण है कि देश के प्रधानमंत्री फिर कॉमा मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी पटना आए हुए हैं, ठीक है। तो आप प्रधानमंत्री के बारे में, श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में चर्चा हो रही है, तो इसीलिए बीच में हम उनको बीच में अल्प विराम लगा दिए हैं। फिर दूसरा देखिए अर्ध विराम। ये अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम समय लगता है, इसे कहते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम की परिभाषा, अर्ध विराम का उदाहरण आपका हो गया, जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा समाप्त हो गई। तो सूर्यास्त हो गया, यहाँ से पहले ये उदाहरण हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं सूर्यास्त हो गया। फिर यहाँ हो जाएगा आपका ये, और फिर जाएगा लालिमा समाप्त हो गई, ठीक है। लालिमा समाप्त हो गई, इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए, अल्प विराम। कभी कभी तो सीधा क्वेश्चन पूछता है कि अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, तो उसमें ये और इस तरह से चिन्ह दे देगा, तो आप लगाएंगे अल्प विराम का चिन्ह, पहचान लीजिए किस तरह से अल्प विराम का चिन्ह होता है। या फिर ये चिन्ह दे देगा और उसमें दे देगा अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न विराम और अल्प विराम, तो इसमें से आप लगाएंगे कि कौन सा चिन्ह होगा, अल्प विराम, ठीक है। फिर आप देखिए तीसरा पूर्ण विराम। जब कोई वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है तो वहाँ पूर्ण विराम लगाते हैं, तो हो जाएगा आपका पूर्ण, जैसे सीता गई, सीता गई, वह खाना खाया, ठीक है। इस तरह से होंगे इसके उदाहरण। इसी तरह क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा कि पूर्ण विराम लिख देगा कि पूर्ण विराम के चिन्ह बना देंगे, जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, क्वेश्चन मार्क और विस्मय आदि। तो आप इसको पहचानते रहिएगा ये विराम चिन्ह और ऑप्शन में लगा दीजिएगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बदल देगा कि आपका
चिन्ह दे देगा और ये नाम दे देगा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम और प्रश्न चिन्ह। तो आप लगा देंगे कि ये पूर्ण विराम है। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलता है, इसीलिए आप विराम चिन्ह को ध्यान से पहचान लीजिए। प्रश्न चिन्ह आपको पता है, फिर भी हम बताते हैं उदाहरण की तरह कि जब कोई हम वाक्य बोलते हैं तो उसमें क्यों, कैसे, कब, इस तरह के जब प्रश्न वाली बात होती है तो उसको प्रश्न चिन्ह कहते हैं। जैसे मोहन कहाँ गया, तुम कब आओगे, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, ये प्रश्न चिन्ह होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि तुम कहाँ जाओगे, इसमें इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है तो आपको लिखना, या फिर शब्द दे देगा प्रश्न चिन्ह या आपको ये इंडिकेट कर देगा चिन्ह बना के कि कौन सा चिन्ह है। और कभी कभी वाक्य भी पूछ लेता है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। फिर आश्चर्य चिन्ह और विस्मयादि चिन्ह। तो पहला तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि आश्चर्य चिन्ह को और क्या कहते हैं, तो विस्मयादि चिन्ह। जैसे शोक, भय, हर्ष, इस तरह से विषाद, इस तरह से अगर बातें हों तो ये आश्चर्य चिन्ह और विस्मयादि चिन्ह होते हैं। फिर आ जाइए नेक्स्ट, निर्देशक चिन्ह या डैश। ये इसका दूसरा नाम भी है संयोजक और सामासिक। तो आप संयोग मतलब जोड़ना, इसके शब्द से स्पष्ट है कि जोड़ना। तो आप देख लीजिए, जैसे 2 शब्दों को जोड़ने के लिए हम इस डैश का प्रयोग करते हैं, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, पानी वानी, ऐसा वैसा, इस तरह के शब्द को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, फिर आ जाएंगे कोष्टक में। कोष्टक आपका है कि हम कोष्टक के माध्यम से उसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, इस कोष्टक के माध्यम से जैसे हम कह देते हैं कि दशहरे के दिन दशानन, दशहरे के दिन दशानन, तो दशानन के बाद हम कोष्टक में लिखेंगे रावण। ठीक है, दशानन को लिखने बाद लिखते हैं रावण, इसको स्पष्टीकरण करते हैं, स्पष्ट करते हैं, तो हो जाता है यही आपका कोष्टक। ठीक है, और इसका मतलब होता है शुद्ध करना, त्रुटि को समाप्त करना, इस कोष्टक का भी मतलब होता है। ठीक है, इस तरह से ये भी है बड़ा कोष्टक, मजदर बड़ा कोष्टक। ठीक है, और गणित की भाषा में इसको मजदर कोष्टक कहते हैं। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। तो आप याद रखिएगा कि अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। जैसे हम किसी बात को विशेष तौर पे करते हैं और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आपका हो जाता है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। जैसे अहिंसा परमो धर्म है, महावीर जी ने कहा अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। सत्यमेव जयते, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। फिर आप देख लीजिए उपविराम, अपूर्ण विराम। इसमें क्या होता है कि वाक्य अभी पूरी नहीं हुई है, अगर कोई शब्द है तो पूरा नहीं हुआ है, अभी वो बाकी है, इसीलिए उसका नाम ही अपूर्ण विराम या उप विराम। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि आता है कोई बात करनी हो तो इस तरह से प्रातः काल, इसमें ये चिन्ह आता है प्रातः काल। तो इसमें देखिए कि ये जो चिन्ह है अपूर्ण, ये अपूर्ण को संबोधित कर रहा है, और इसके बाद भी अभी शब्द है, जब इसके बाद ये शब्द आता है तब ये जाके पूरा होता है, पूर्ण होता है। फिर आ जाइए विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इसी तरह से हिसाब से बताएं कि क्वेश्चन बनेगा, इस हिसाब से ये सब भी क्वेश्चन बनेगा। कभी आपको चिन्ह के माध्यम से पूछ सकता है और कभी शब्द के माध्यम से पूछेगा। ठीक है, तो आप उसी तरह जैसे हम ऊपर में क्वेश्चन फॉर्मेट कराए हैं वैसे ये सभी क्वेश्चन बनेगा। इसका मतलब विवरण चिन्ह है आपका कि इसमें भी बात आगे अभी बाकी है। जैसे मान लीजिए हिमालय पर्वत से कई नदियों का उद्गम होता है, लेकिन प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा।
ठीक है। तो हिमालय से उद्गम होती है गंगा नदी की। तो उद्गम होती है, लास्ट में ये चिन्ह बनता है, उद्गम होती है ये चिन्ह, फिर लास्ट में हो जाता है गंगा। ठीक है, ये इस तरह से बनता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह ये होता है कि मान लीजिए हम कोई शब्द, कोई वाक्य लिख रहे हैं, तो उस वाक्य में बार बार अगर वो शब्द आ रहा है तो हम बार बार उस शब्द को न लिखकर इसी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा भी है प्रभात की पर्यायवाची, तो और सब तो चेंज हो गया, लेकिन की और पर्यायवाची यही होगा, इसीलिए हम पुनरुक्ति चिन्ह का बना देते हैं, मतलब बार बार वही शब्द आता रहेगा। ठीक है, फिर आ जाइए लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का अर्थ होता है संक्षिप्त में लिखना। जैसे हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर को हम पूरा न लिख के ऐसे लिखते हैं डॉक्टर। ठीक है, ये है आपका लाघव चिन्ह। और फिर हो गया उत्तर प्रदेश। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि संक्षिप्त करना किस चिन्ह के माध्यम से होता है, तो लाघव चिन्ह। और फिर ये चिन्ह भी आपको दे देगा, मान लीजिए ऑप्शन ने बना दिया लाघव चिन्ह ये, फिर आपका उद्धरण चिन्ह, फिर आगे इधर से आश्चर्य चिन्ह, और फिर पूर्ण विराम निर्देशक चिन्ह। तो आप इस तरह से उसको ऑप्शन में लगा देंगे। फिर है लोप चिन्ह। अभी बात पूरी समाप्त नहीं, कोई भी पैराग्राफ है उसकी बात या कोई लाइन है, वो लाइन पूरी समाप्त नहीं हुई है तो डॉट 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 कर देते हैं। ये जो लोग, ये आगे भी हो सकता है, फिर यहाँ पे आपका कोई शब्द आएगा, फिर ये बाद में भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये बनते हैं। ठीक, सब ठीक है। फिर दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह में आपका है कि मान लीजिए हमें थोड़ा श्वास लेके कुछ लंबे समय तक बोलना हो, तो वहाँ पे हो जाता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जैसे कि हम आपको बता दें दोहा और सोठा में इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और इस चिन्ह में दो मात्राएं होते हैं। जो चिन्ह होता है उसमें दो मात्राएं होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देगा, बनाएगा कि ये जो चिन्ह है वो क्या इंगित करता है, तो दो मात्राओं का। ठीक है, ये हो गया दीर्घ उद्धरण चिन्ह। फिर आपको बता दिए हैं कि इस तरह से जैसे हम आपको क्वेश्चन बताए हैं उस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, फिर आ जाइए पाद बिंदु। ये भी एक चिन्ह है, इस चिन्ह को आप ऐसे याद रखिएगा। फिर आ जाइए हंस पद। हंस पद क्या होता है कि मान लीजिए हम कोई वाक्य लिखते हैं, पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है और बीच में कोई शब्द छूट जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, हंस पद चिन्ह के माध्यम से उसको पूरा कर देते हैं। इससे क्या होता है कि मान लीजिए हम कोई पूरा वाक्य लिख दिए, एक शब्द छूट गया हो, तो उस पूरे शब्द को मिटा के हम शब्द को तो लगा के पूरा नहीं करेंगे उस वाक्य को या पैराग्राफ को, तो उसको आसानी से लिखा जा सके, इसीलिए हंस पद का हम प्रयोग करते हैं। हंस पद बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, सब महत्वपूर्ण है, लेकिन हंस पद को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हंस पद, लाघव चिन्ह, फिर लोप चिन्ह, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो पूछे जाते हैं, बाकी आप सबको ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जैसे ये सब पूछे जाते हैं, बाकी आप सबको याद रखिए। ठीक है, फिर आइए टीका सूचक। टीका सूचक वो होता है जब किसी वाक्य को हम लिखते हैं तो उसको नंबरिंग न करके हम एक पॉइंट में उसको इंगित कर देते हैं, स्पष्टीकरण कर देते हैं इस चिन्ह के माध्यम से। अगर हम 1 से लेकर 2000 तक लिखें तो हमें लिखने में असहज भी होगा और उसको लिखने में भी एक तरह से समस्या होगी, तो हम क्या करते हैं, टीका सूचक के माध्यम से उसको हम इंडिकेट कर देते हैं। फिर आइए तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक में होता है, इसका नाम भी होता है तुल्य माने समान। जैसे यहाँ पे इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे हो गया आपका अधिक, अधिक है और अधिक का क्या होता है, ज्यादा। अब दोनों क्या है, बराबर है, तो अधिक मतलब ज्यादा होता है, ज्यादा मतलब अधिक होता है, यानी कि दोनों बराबर है। आप ज्यादा इधर ज्यादा और अधिक भी लिखेंगे तो भी बात
बराबर, ये लोग कहते हैं बात बराबर हो गई। ठीक है, जैसे कम बराबर थोड़ा, कम है या थोड़ा है। ठीक है, ये होता है तुल्यता सूचक। दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, तुल्य होते हैं एक दूसरे के। ठीक, फिर आइए समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक ये ऐसा है सूचक जब हम पूरा आपका चैप्टर अभ्यास पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है तो लास्ट में हम इस सूचक का प्रयोग करते हैं, और समाप्त न लिखने की बजाय हम बीच में इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये आपका समाप्ति सूचक। इस तरह से विराम चिन्ह आपका हो गया। क्वेश्चन भी फॉर्मेट करा दिए जहाँ जहाँ से जिस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। आप सारे विराम चिन्ह को याद रखिएगा। कोई भी विराम चिन्ह पूछ सकता है और विराम चिन्ह पूछता ही है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। और कभी कभी विराम चिन्ह वाक्य के माध्यम से भी क्वेश्चन बना देता है, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में पूछ लिया। ठीक है, फिर कोष्टक के बारे में पूछ लिया। पेपर है, उस पेपर में क्वेश्चन देखिएगा क्या ये क्वेश्चन मिला है, मतलब बना हुआ है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, आप उसको देखिएगा और मुझे बताइएगा। फिर आइए देखिए, यहाँ से आप लोगों के प्रश्न पत्र में यूपी पुलिस हिंदी में हमेशा 2-3 रचनाकार, उनके काव्य संग्रह, रचना सब पूछता है। इसीलिए आप देखिए, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आपको एक बताए थे क्वेश्चन, जैसे दशानन रावण, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला ऐसे लिख देगा, निराला के नाम से लोग इनको जानते भी हैं, तो निराला। ठीक, फिर यहाँ से अब देखिए, आपको सोचे कि एक उदाहरण और समझा दें इसके माध्यम से। अब देखिए, चाबुक निबंध संग्रह की रचना का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो चाबुक इनका क्या है, पहले ये छायावादी कवि हैं। इनका जन्म 1896 मिदनापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। फिर देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बिल्लेश्वर बकरिया, चतुरी चमार, राम की शक्ति पूजा कविता संग्रह है। ठीक है, राम की जो शक्ति पूजा ये कविता संग्रह, और ये सारे इनके प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम आपको बता दें कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। पहला तो पूछेगा चाबुक के रचनाकार कौन है, तो आप लगाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, पहला प्रश्न। फिर देखिएगा कि जो चाबुक है वो क्या है, तो निबंध संग्रह। कभी ऐसे पूछ लेता है कि चाबुक क्या है, तो ये क्या है, निबंध संग्रह। फिर देखिए क्वेश्चन यहाँ से फिर बनेगा क्या, ये किस प्रकार के कवि थे, तो छायावादी। बहुत पूछता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये छायावादी कवि है, कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर इनका जन्म पूछ सकता है, पूछता नहीं है, वैसे जानते रहिए कि किस ये बड़े रचनाकार हैं, तो इनको याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ होता, पश्चिम बंगाल में। इनकी प्रमुख रचनाओं में आप महत्वपूर्ण बताते, अनामिका बहुत पूछता है, गीतिका, कुकुरमुत्ता, ठीक है, और चतुरी चमार। इसको आप, ये महत्वपूर्ण है, हम आपको बता दे रहे हैं कि ये पूछा जाता है, पूछेगा। लेकिन बाकी इनकी जो प्रमुख, वैसे हम लिख भी इनकी प्रमुख रचनाएं, आप बाकी इनकी प्रमुख रचनाओं को भी याद रखिएगा। ठीक है, बता दिए कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनेगा और आपको क्या क्या इसमें से याद रखना है, और आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे 2-3 कभी कभी 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं यहाँ से, तो आपको याद रखना चाहिए। फिर देख लीजिए, पर्यायवाची आता ही आता है, 2 क्वेश्चन इसमें से आना है, इसलिए आप देखिए प्रभात की पर्यायवाची। हम वो पर्यायवाची आपको लिख पाएंगे जो पर्यायवाची अन्य से डिफरेंट हो और जिसकी पूछने की संभावना पूरी हो। जैसे प्रभात की पर्यायवाची देखिए, भोर, विहान, निशान, सवेरा और प्रातःकाल। तो आप लोगों को प्रातःकाल, भोर ये सब जानते हैं, इसलिए विहान, निशान और सवेरा ये तीनों याद रखिएगा, ये इससे भिन्न है, और जो भिन्न होता है उसी से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जो सामान्य होता है वहां से क्वेश्चन नहीं बनाते, क्योंकि सब जानते हैं। दिन का देख लीजिए, दिवा, दिवा सब जानते हैं, वाश, प्रमाण और वांसर, ये दिन की पर्यायवाची है।
ये सब हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन संध्या। संध्या का पर्यायवाची आपका हो गया सांझ, सायंकाल, गोधूली। गोधूली ही आपका पूछता है, इसको याद रखिएगा, गोधूली। फिर देखिए शाक का पर्यायवाची सर्प, उरग, पन्नग, व्याल, फिर आपका विषधर, भुजंग, अहि, फणीस। ये सब सांप की पर्यायवाची है। सर्प, ठीक है, तो आपका उरग, पन्नग, व्याल, विषधर भी बहुत कम पूछता है लेकिन पूछ लेता है, विषधर, भुजंग, अहि, अहि बहुत पूछता है, याद रखिएगा, और फणीस, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। उरग मतलब पेट के बल से चलने वाला, ठीक। तो उरग, पन्नग, व्याल, विषधर, भुजंग, अहि और फणीस। फिर देख लीजिए हाथी का पर्यायवाची मतंग और मधुकर। गजेंद्र भी याद रखिएगा, गजेंद्र भी आता है ऑप्शन में। तो हाथी की पर्यायवाची हो गया मतंग, गजेंद्र और मधुकर। फिर देख लीजिए आप भौरा का पर्यायवाची भ्रमर, मधु, भौरा, मधुकर, अली, सिलीमुख। तो यहाँ से आपका ज्यादातर मधु, अली, सिलीमुख और मधुकर, ये याद रखिए। भ्रमर और भौरा सब जानते हैं, पूछ लेता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा, मधुकर, अली, सिलीमुख और मधु, ठीक है। फिर आ जाइए तालाब। तालाब में आपका तालाब में सर, श्रद्धेय, तड़ान, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर और हृद। ये हृद, ठीक है। तो आप याद, सर माने तालाब, श्रद्धेय, तड़ान, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर और हृद। जलाशय इसलिए हम कह रहे हैं आपको क्योंकि ज़्यादातर लगता है कि ये बादल का है, जबकि ये बादल का नहीं होता है, ठीक है, इसलिए आप याद रखिएगा। पुष्कर, जलाशय, हद, पद्माकर, श्रद्धेय और तड़ान, इसको आप याद रखिएगा, ये तालाब की पर्यायवाची है, ठीक है। फिर देखिए नदी का तटनी, अपगा, निम्नगा, निर्झरी। ये नदी का आप सब महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तटनी, अपगा, निम्नगा, निर्झरी, तरंगड़ी और कुलंकषा, इसको आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, पूछा जाता है। हाथी लिख दिया, मतंग, गजेंद्र, व्याल और मधुकर। तो उसने पूछेगा कि कौन इसमें से गजेंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। फिर इस तरह से भौरा का है कि मधु, मधुकर, अली और उरग, इसमें से कौन भौरा का नहीं है, तो हो जाएगा आपका उरग। इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। फिर नदी का देख लीजिए, तटनी, निम्नगा, निर्झरी और फणीस। तो पूछ लेगा कि कौन सा नदी का नहीं है, तो क्या हो जाएगा फणीस। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि नदी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, एक होगा उसमें से ऑप्शन, या फिर सर्प का कौन सा होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को धन्यवाद।